नेक्स्ट जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब इसमें क्या याद रखना है, एक तो डेफिनेशन याद रखनी है और एक इसकी एग्जांपल याद रखनी है। एग्जांपल क्या याद रखनी है, सारे फार्मर जो हैं वो मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे और क्या करेंगे वो देख लेना इसमें एग्जांपल क्या क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है। फार्मिंग कोऑपरेटिव्स आर अ वे फॉर फार्मर्स टू रिटेन द राइट टू देयर लैंड येट पूल टुगेदर एंड कंसोलिडेट लैंड लाइव स्टॉक एंड इक्विपमेंट वाइल अर्निंग अ शेयर इन द टोटल आउटपुट एज पर द कंट्रीब्यूशन मेड। तो इसमें क्या होगा, सारे फार्मर जो है वो मिल के राइट टू देयर लैंड वगैरह की बात करेंगे और जब भी किसी भी फार्मर को ज़रूरत पड़ेगी किसी भी इक्विपमेंट की, लाइव स्टॉक की या लैंड की या किसी के लिए शेयर जो होगा आपस में ये कंट्रीब्यूट करके अपना क्या कर देंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाएंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसमें मेजरली ये रहता है। इसमें आती है FPO, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जी काफ़ी न्यूज़ में थी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर में भी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ओके। तो वैसे इसकी जो एग्जाम्पल है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसकी जो नेशनल लेवल पे कौन सी बॉडी बनी है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, लेकिन बेसिक डेफिनेशन इसकी रहती है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स आर द टाइप ऑफ सोसाइटी दैट प्रोवाइड्स अफोर्डेबल हाउसिंग टू द मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्या करेंगे, मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप वालों को क्या करेंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे या फिर क्या करेंगे, इनको अफोर्डेबल रेट पे जो है हाउस प्रोवाइड करेंगे, ओके। अब ये करते कैसे हैं, दे कंस्ट्रक्ट द रेजिडेंसीज आर फ्लैट्स एंड प्रोवाइड देम टू द मेंबर्स टू लिव इन एंड कलेक्ट द मनी इन इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट में वो उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं और ये बहुत सारे बड़े बड़े फ्लैट बनाते हैं, ओके, और ये बेच देते हैं, ठीक है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले। तो इनकी अलग से सोसाइटी रहती है, वहाँ पे ये फ्लैट बेच देंगे और क्या करेंगे, रीजनेबल प्राइस पे, और बाद में इंस्टॉलमेंट में उनसे पैसा लेते रहेंगे। तो आप भी किसके मेंबर बन जाएंगे, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं दिल्ली में भी और कश्मीर में भी, ठीक है। फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, नाम से पता चल रहा है कि मार्केटिंग कैसे करनी है। जैसे वेयर हाउस है ना, वेयर हाउस जम्मू में है, तो वो एक मॉडल है किसका, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब कैसे काम करता है वो आपको पता चल जाएगा इसमें जैसे आप पढ़ेंगे, ओके। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमूल, ठीक है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में। दीज सोसाइटीज फंक्शन टू मार्केट द प्रोड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, इंक्रीज द बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोड्यूसर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ट्रायल्स ऑफ द इंडिविजुअल सेलिंग एंड मार्केट एक्सप्लॉयटेशन। मार्केट एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए और ये बेस्ट पॉसिबल प्राइस जितना हो सकता है उतने में मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। अब इसमें जैसे एग्जांपल लेके चलें तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल जो है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन विच इवॉल्व इनटू अमूल। आज की डेट में जो अमूल है ये किसकी एग्जांपल है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ओके। ये एग्जांपल सारी याद रखनी है आपने। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसी थी और वर्ल्ड वाइड कैसे सिस्टम चल रहा था वर्ल्ड वाइड में, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि वर्ल्ड वाइड कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा कैसे चल रहा था, क्या था। पहले देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड में और साथ साथ में इंडिया का पर्सपेक्टिव भी देखते रहेंगे कि इंडिया में जो एवोल्यूशन हुआ है कोऑपरेटिव मूवमेंट का वो कैसे हुआ। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं वर्ल्ड वाइड में कैसे हुआ। जैसा आपको पता है कि सबसे पहले जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो सिस्टम चला था वो चला था इंग्लैंड में। रीजन उसके पीछे क्या था, रीजन देखो, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, ओके। इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर बोलो कैपिटलिज्म बहुत हाई पे था, ठीक है। कैपिटलिज्म में होता क्या है, कैपिटलिज्म में होता है जैसे आप अंबानी लेके चलो, ठीक है। अंबानी जो है इंडिया के कुछ ही चुनिंदा लोगों में से मिलियन में आते हैं, ठीक है, मिलियनर आते हैं। तो सब कुछ इनके एक ही बंदे के हाथ में सारा प्रोडक्शन रहे तो वो क्या हो गया, कैपिटलिज्म, कि कुछ ही लोगों के हाथ में रहे कैपिटल, ओके, वो आ गया कैपिटलिज्म। ये कहीं ना कहीं जो गरीब लोग होते हैं उनको काफ़ी तकलीफ होती है। जैसे आप कुछ जो अंबानी का नाम सुनते ही क्या होगा, कुछ जो गरीब लोग होते हैं, लो इनकम ग्रुप वाले होते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है कि ये पैसे कैसे कमा गया, ठीक है। तो वही होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले। वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों की मदद करते हैं, ओके, ताकि वो कैपिटलिज्म के बारे में कम सोचें और ये अपना डेली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के लिए कहीं ना कहीं एक तो सोशलिज्म का रोल कहीं ना कहीं आता है। सोशलिज्म भी एक ऐसा ही कंसेप्ट है, ठीक है। बट ये है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव पढ़ रहे हैं तो कोऑपरेटिव की बात करते हैं। चलो, ये आज का जो स्टार्ट है मुद्दा, यूरोप में जो स्टार्ट हुआ था कोऑपरेटिव मूवमेंट जो थी यूरोप में स्टार्ट हुई थी, और उसमें सबसे पहले जो कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट बिगन इन 1844 में
ब्रिटेन में, और 28 वेबर जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, ठीक है, 28 वेबर ने स्टार्ट किया था। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इनिशिएटेड बाय द रॉबर्ट आउन। रॉबर्ट आउन थे भाई साहब, इन्होंने 1844 एडी में इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था रॉसडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, रॉसडेल कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर कब बनी, तो 1844, और यही फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंग्लैंड की। और रॉबर्ट आउन को फादर ऑफ कॉपरेशन भी बोला जाता है इसी के लिए। ओके, फादर ऑफ कॉपरेशन, कोऑपरेटिव याद रखना है। जब आया फादर ऑफ कॉपरेशन इन द वर्ल्ड तो आ गया रॉबर्ट आउन। इंडिया में कौन से, नाइकलसन है। ठीक है, अब नाइकलसन इंडिया में कैसे हैं वो देख लेंगे अब नेक्स्ट। ओके, तो ये याद रखना, रॉबर्ट आउन जो है वर्ल्ड वाइड में यही थे। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस भाई साहब के, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी वाज टू सेव द पोर पीपल बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एट द लोअर प्राइस। गुड्स इनको प्रोवाइड करनी क्या, लोअर प्राइस पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। और फ्रॉम द मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस में, अगर मार्केट में कोई चीज 20 की बिक रही है तो ये 15 में बेचेंगे। क्यों, कैसे बेचेंगे, जो मिडिल मैन वाले जो इनकम होती है, कमीशन होती है, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड सप्लाई बेटर सर्विसेज टू इट्स मेंबर। तो तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये मुद्दा है। तो ये क्या रखना है, रॉबर्ट टाउन 1844, इसमें रॉसडेल कोऑपरेटिव इक्विटेबल पनीर बनाई गई थी, और मेन मुद्दा था गरीब लोगों का। तो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे हो तो बस समझो गरीबों के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना है कि उनको कैसे हेल्प करनी है। ठीक है, और फर्स्ट जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंग्लैंड, फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन 19th सेंचुरी जो थी, ये फ्यूल कैसे हुई, मतलब सबसे ज़्यादा इतना एक्सप्लोर कैसे होगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाज फ्यूल्ड बाय द इमरजेंसी ऑफ द मास प्रोडक्शन विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल एंटरप्राइजेज टू सस्टेन एंड आल्सो लेड टू द अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस थी, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर थे उनके लिए काफ़ी सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। तो मतलब वही समझ लो, मास प्रोडक्शन किस में होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, तो इसीलिए उनको तकलीफ हुई। जो गरीब बेचारे लोग थे, तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर वाले थे, तो वो क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो मूवमेंट चल पड़ी, मूवमेंट चली तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई। सिंस देन द मॉडल हैज़ बीन ground to the other sector also and inspired growth of financial cooperative across the world and also supplemented by the effort of international organization। तो वर्ल्ड लेवल पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जिसका नाम था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ICA बना दी गई, और उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को वर्ल्ड वाइड चलाने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ICA के बारे में, थोड़ा सा क्या है क्या नहीं, उसके बाद हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट का उद्घाटन कैसे हुआ। ये था वर्ल्ड वाइड का, पढ़ेंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है क्या, ये आपको पता है कि 18 ये वाला, ओके, इट इज़ ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO है। ओके, और ये कब बनी है, 1895 में, और बनाई किसने है, EV नेल ऑफ रॉसडेल एंड एडवर्ड ऑन ग्रीनिंग अ सपोर्टर ऑफ द वर्कर कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू, ये वाली सारी बातें एंड टू, ये वाली जितनी भी बातें लिखी हैं इन्होंने क्यों बनाई थी, ICA बनाई किसने, ये याद रखने दो नाम। ठीक है, EV नेल जो रॉसडेल के रहने वाले थे, रॉसडेल मतलब हो गया इंग्लैंड में, ठीक है, सिटी का नाम है। एडवर्ड ऑन ग्रीनिंग जो है, दो बंदे हैं जिन्होंने ये फॉर्म की थी ICA, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ठीक है, क्यों की थी, एंड द प्रेजेंट डेप्लोएबल वारफेयर बिटवीन द कैपिटल एंड लेबर। तो कहीं ना कहीं कैपिटल और लेबर की प्रॉब्लम हो रही थी, उनको एंड करने के लिए उस टाइम में। दूसरा, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल पीस बेस्ड ऑन द को पार्टनरशिप ऑफ द वर्कर्स, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर द हेल्पिंग पीपल टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन सेल्फ गवर्निंग वर्कशॉप। ओके, इसमें मेन मुद्दा कुछ नहीं है, एक तो याद रखना है ICA ग्लोबल लेवल पे है। ठीक है, द ग्लोबल राइज ऑफ कोऑपरेटिव इज पार्शली ड्यू टू द वर्क ऑफ, और ICA नहीं होती तो आज की डेट में कोऑपरेटिव की सोसाइटी हम पढ़ते भी नहीं। ओके, कहीं ना कहीं इनका योगदान रहा है। कब बनी है, आज की डेट में इनका हेडक्वार्टर जो है, पहले मैनचेस्टर में थे, आज की डेट में इनका जो हेडक्वार्टर है ब्रसेल बेल्जियम में। ओके, ब्रसेल्स बेल्जियम में। तो इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने पढ़ना है 7 प्रिंसिपल इसके, ठीक है, जो 1995 में वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट हुए ICA के, वो आपने पढ़ दिए, वही याद कर देने आपने। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स इंडिया। अब इंडिया में क्या हो रहा था, ये तो चल रहा था कहाँ पे, ब्रिटेन में। ये चीज़ें आपने जो इंपॉर्टेंट डाटा है यही आपने पढ़ना है एग्जाम के लिए, बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा, विशाल की बुक मैंने लिखी है, वो ठीक है, सेम डाटा उधर भी मिलेगा आपको, तो वो आपने पढ़ना ही पढ़ना, वो पढ़ा ही है। ओके, और जिन्होंने नहीं लेक्चर देखे हैं वो जाके कॉर्पोरेट इसमें प्लेलिस्ट में जाएं, इसी चैनल पे, वहाँ पे 8 लेक्चर दिए गए हैं, सब रिवाइज कर दो, 8 घंटे के लेक्चर हैं, कुछ ही दिन के बाद आपका एग्जाम है। ऑल द बेस्ट। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया में क्या हो रहा था, देखो भाई साहब, इंडिया में क्या हो रहा था कोऑपरेटिव मूवमेंट के टाइम में। ओके,
मद्रास में जनाब MADRAS, मद्रास में क्या हो गया, फेमाइन हो गया, मतलब हो गया भूखमरी होगी। हुआ क्या था कि इन इंडिया द ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इज अंडरलाइन बाय द मद्रास फेमाइन ऑफ 1876 दैट डेविस्टेटेड द मद्रास प्रेसिडेंसी, किलिंग एस्टिमेटेड 10 मिलियन पीपल जो है कम से कम भूखमरी से मर गए। रीजन क्या था, एंड प्लंजिंग द एंटायर फार्मिंग कम्युनिटी इनटू लार्ज डेट, तो जितने भी फार्मर थे वो लार्ज डेट में फंस गए थे। ठीक है, उसी के दौरान में क्या हुआ, जैसे ये मद्रास का फेमाइन स्टार्ट हुआ, भूखमरी हो गई, तो लोगों को क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फूड है, राइट टू फूड, समझ गए ना। तो जब तक खाना नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट तो खाना ही है ना। तो अगर खाना ही नहीं मिल रहा है लोगों को तो क्या गवर्नमेंट, क्या सरकार, क्या लोग सोचेंगे किसी के बारे में। ठीक है, उसी दौरान में गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि हम फेमाइन कमीशन बनाएंगे, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि 10 मिलियन लोग जो है वो मारे गए। ठीक है, किसकी वजह से, एक फेमाइन की वजह से, ऐसा क्या था। तो गवर्नमेंट टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ, गवर्नमेंट कौन सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। भाई हम 1947 में इंडिपेंडेंस मिली है हमें, इससे पहले हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे ना, तो ये तब की बात है। गवर्नमेंट टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्लूडिंग सेटिंग अप अ फेमाइन कमीशन, एंड ये देखना है 1892 में एक बंदा था, उसको क्या किया, बोला गया कि तुम स्टडी करो कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है फार्मर की। उसके लिए सर फ्रेडरिक नाइकलसन, देन द कलेक्टर ऑफ मद्रास। तो मद्रास गवर्नमेंट अगर देखेंगे आप ऐसे करके, सॉरी जो भी है इंडिया का मैप, और यहां पे ये सारी जो प्रेसिडेंसी आती है यहां पे क्या आती है, मद्रास। तो इधर जो है मद्रास के जो कलेक्टर थे वो थे सर फ्रेडरिक नाइकलसन, वाज डायरेक्टेड टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर। इनको डायरेक्ट किया गया कि फार्मर की प्रॉब्लम क्या है उनको देखो। इसने क्या किया भाई साहब ने, एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था, ही पब्लिश अ रिपोर्ट इन 1895। 1892 में इसको क्या किया, बोला गया कि आप स्टडी करो कि फार्मर की प्रॉब्लम क्या है। तो इसने भाई साहब ने 3 साल के बाद रिपोर्ट दे दी। ठीक है, किसने, नाइकलसन ने, कि ये प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में। तो इसने रिपोर्ट दी विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसकी वजह से क्या बन गया, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्रॉब्लम किसकी ये सुन रहा था, फार्मर की, फार्मर की तो आ गया एग्रीकल्चर। तो याद रखना पहली जो बनेगी किसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, वो बनेगी एग्रीकल्चर के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बन गई क्योंकि फार्मर के पास पैसा नहीं था ना, लार्ज डेट में फंस गए थे वो। तो इन्होंने पहले नंबर वही काम किया कि कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाए एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया बनाए जाएं। ये इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, इसी की वजह से नाइकलसन की वजह, एंड दस पेव्ड द वे फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट। और यहाँ से स्टार्ट होगी इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट। ओके, यही एक रास्ता था उस टाइम में, इसीलिए तो इनको क्या बोला जाता है, देयरफॉर द सर फ्रेडरिक नाइकलसन इज नाउन एज फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री, मतलब इंडिया में। तो इंडिया का जब भी आएगा नाम तो इनका योगदान कहीं ना कहीं मिलता है। ओके, वर्ल्ड वाइड जो है रॉबर्ट, जो हमने अभी पढ़ा पहले, ठीक है, रॉबर्ट टाउन जो है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में ये है। अब कुछ जो है एवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया कैसे कैसे हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया कैसे कैसे हुआ। देखो सबसे पहले जो एवोल्यूशन हुआ कोऑपरेटिव मूवमेंट का, एक तो हमने पढ़ लिया कि 1876 में क्या हुआ, फेमाइन कमीशन आया और रिपोर्ट दी 1895 में। ओके, किसने दी, नाइकलसन ने, और इसने दी थी, बोला इसने फाइंड रेफसन, एक रिपोर्ट दी थी, ठीक है, रेफसन की, रेफसन जैसा मॉडल हमने इंडिया में लाना चाहिए। तो ये रेफसन मॉडल जो है इन्होंने बोला था। तो फाइंड रेफसन किसने सजेस्ट की थी टर्म, ये भी इसने की थी। ओके, ये भी याद रखना है किसने बोला है। ओके, सबसे पहला ये ऐसे करके पूरा इधर तक पता होना चाहिए, ठीक है, और फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट अगर आएगा कि इंडिया में सबसे पहला लेजिस्लेशन कौन सा पास हुआ, तो ब्रिटिश इंडिया ने फर्स्ट इनेक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। क्रेडिट सोसाइटी बोला, क्रेडिट को हटा देंगे तो ये वाला एक्ट आ जाएगा। ओके, अब ये बनाया उन्होंने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 वाला, ठीक है। इसमें कुछ कमियां रहेगी, वो इन्होंने अगले वाले एक्ट में कमी पेशी पूरी कर दी 1912 वाले एक्ट में। अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बाय पास टू रेक्टिफाई सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द अर्लियर लॉ। तो ये वाला जो एक्ट था इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या बना दिया, नेक्स्ट वाला लॉ बना दिया।
1919 में, ठीक है, 1919 में जैसे आपको पता है कि मैकलेगन कमेटी भी आई थी ना, इसी के बीच में आई थी, कब 1914 और 18 में जो वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रही थी, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रही थी, इसी दौरान में मैकलेगन कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट ही नहीं की गई थी, ठीक है, वही बंदा है वन मैन वन वोट वाला प्रिंसिपल इन्होंने दिया था मैकलेगन ने, ठीक है, 1915 वाला, 1415 में इन्होंने रिपोर्ट जो दी थी मैकलेगन ने, ठीक है, और इसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया था। यह आ गया भाई साहब 1919 में मॉन्टेगी चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसमें इन्होंने क्या किया, जो कॉपरेशन था इसको एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट कब बनाया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया 1919 वाले एक्ट में। और जब भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया ना, प्रोविंशियल सब्जेक्ट आज की डेट में अगर नहीं समझा रहा तो समझ लो कि स्टेट सब्जेक्ट, ओके, स्टेट सब्जेक्ट हो गया, मतलब हो गया कि स्टेट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अपने लॉज बना सकती हैं, ओके। तो इसीलिए इस एक्ट के बनने के बाद बहुत सारी स्टेट्स थी जो कोऑपरेटिव को लेके लॉज बना पाई, ठीक है, ये वही लिखा है, एंड प्रोविंस वर ऑथराइज्ड टू मेक देयर ओन कोऑपरेटिव लॉज अंडर द मॉन्टेगी चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ये फिर अलग अलग स्टेट ने लॉ बनाना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले बनी थी बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो भी बनाया 1925 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट स्टेट जो बनी थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी कब 1925 में, ओके। नेक्स्ट जो है 1942, पहला भाई साहब कब आया 1904 में, क्या बना, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। इसमें कोई कमियां थी वो कब पूरी की गई 1912 में। इसके प्रोविजन सब मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं, वो आपने जाके देख लेने हैं, मैं सिर्फ शॉर्टकट पढ़ रहा हूँ। 1919 में क्या बना, कॉर्पोरेशन को बना दिया प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ओके। 1942 में क्या हुआ, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया गया एक्ट। कौन सा, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट किसने बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अभी इंडिपेंडेंस नहीं मिली, इससे ऊपर प्री इंडिपेंडेंस का एरा है, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस में 3 ही काम हुए, 1904, 12, 19 और 42, इतना याद रखना आपने, ठीक है। इसमें क्या बना, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इंटेंडेड टू कवर सच सोसाइटी हुज ऑपरेशन एक्सटेंडेड टू मोर देन 1 प्रोविंसेस, जिनका मोर देन 1 प्रोविंसेस के लिए था उनके लिए बनाया गया मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ओके। नेक्स्ट आ गया इसके नीचे, ये इधर से नीचे, ठीक है, ये था प्री इंडिपेंडेंस से पहले। अब इधर से नीचे वाला जो पढ़ेंगे हम वो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पढ़ेंगे कि देश को आज़ादी मिल गई है, अब ब्रिटिश का कोई रोल नहीं है, अब इंडिया में कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले जो नेहरू साहब थे 1958 में, उन्होंने क्या काम किए, ठीक है, क्योंकि 17 ईयर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे, ठीक है, इंडिपेंडेंस हमें 1947 मिले, उसके बाद 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे नेहरू साहब, ओके। 17 साल में बहुत चीज़ें की हैं उन्होंने, क्या की हैं वो तो पता ही है आपको। 1958 जो है इसमें क्या बनाया उन्होंने, नेशनल एनडीसी बनाई, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई, और इसने क्या काम किया, इसने रिकमेंड किया नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव। इन्होंने बोला भाई साहब ने जो एनडीसी काउंसिल बनाई, बहुत सारे मेंबर होंगे इसमें बैठे हुए, कोई हेड होगा वो याद नहीं करना आपने, सिर्फ इतना याद रखना कि 1958 में एक नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट काउंसिल बनाई और इसने रिकमेंड किया कि हमें नेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, ठीक है। और इसी सोसाइटी ने क्या किया फिर, सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जो है यहां पे बनी है, ओके। तो एनडीसी कब बना, 1958। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चले जाओ तो 1984 आ गया। 1984 में क्या किया तब की, देखो 1984 में क्या हुआ है आपको पता है, इंदिरा गांधी असैसिनेशन, ओके, तभी हुआ है ना 1984 में, ओके। और एक भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, और भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो भी 1984 में हुई है। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये गैस को रिलीज हुई थी, उसकी वजह से बहुत सारे बंदे मारे गए थे, ओके ओके। तो नेक्स्ट जो है ये याद रखना आपने कि 1984 में एक तो इंदिरा गांधी जी असैसिनेशन हुई थी, दूसरा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है, और तीसरा इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे हमारे, ओके, इंडिया के। चलो वो अलग मुद्दा है, बट इस दौरान में कोऑपरेटिव के लिए क्या बनाया था, पार्लियामेंट एनेक्टेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ओके। पार्लियामेंट एनेक्टेड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो बनाया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। देखो ये इधर बना है मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1942, इसको रिमूव किया, अब ये बनाया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कि मोर देन 1 स्टेट के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगे उसको कैसे चलाना है, वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ओके। उसके लिए डिफरेंट लॉज गवर्निंग द सेम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बनाया गया था। इसके बाद अगर आगे चले जाएं
क्योंकि देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है कि लॉज चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि लॉज जो है अपग्रेड करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी कमियां जो है लूप होल रह जाते हैं हर एक लॉ जब भी बनता है। तो उस लूप होल को कवर करने के लिए तभी अमेंडमेंट होती है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की हो चाहे किसी एक्ट या रूल की हो। ओके, 2002 में गवर्नमेंट ने क्या किया, 2002 में गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस अ नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव। जो यहाँ पे इन्होंने बोला था, रिकमेंड किया था कि हम नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव बनाएंगे, लेकिन भाई साहब 1958 से लेके 2002 तक नेशनल पॉलिसी कोऑपरेटिव पे नहीं बनी। ठीक है, नहीं बनी 1958 से लेकर 2002 में, अब जाके ये बनाने स्टार्ट की उन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव। और टू सपोर्ट द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस नेशनल पॉलिसी ऑफ द कोऑपरेटिव। तो ये क्वेश्चन कभी आएगा, नेशनल पॉलिसी कोऑपरेटिव कब बनी, 2002 में। रिकमेंड कब हुई, तो 1984 में, सॉरी 1958 में। देख लो इतना टाइम लगा है। 1958 में रिकमेंडेशन दी कि हम बनाएंगे नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव, लेकिन नहीं बनी भाई साहब। 2002 में जाके नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव को बनाया गया। ओके, लास्ट में अब ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी मुद्दा ये हम पढ़े थे, एवोल्यूशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनी। 1904 से स्टार्ट किया था, अब पहुंच गए 2011 में। भाई साहब 2011 में पार्लियामेंट में एक्ट पास किया और फार्मिंग द कोऑपरेटिव वाज मेड अ फंडामेंटल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, जो अमेंडमेंट को बोलता है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, कौन सी 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसी एक तो बात, पहली बात, इसको स्टेट सब्जेक्ट बना दिया गया। ओके, स्टेट सब्जेक्ट जो था ऑलरेडी कौन से एक्ट में, 1919 वाला एक्ट ने बनाया था ना, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ओके, वैसे तो 1935 में भी जाके हुआ है, बट वो इतनी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए स्किप किया है। ठीक है, और इसमें क्या बना 2011 में, मेन था कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेट सब्जेक्ट बनाया, और डीपीएसपी में, ठीक है, पार्ट 9B में रखा गया, पहला पॉइंट। दूसरा फंडामेंटल राइट में, ओके, 19 में इनको रखा गया कि आप फंडामेंटल राइट मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या भाई साहब, ये तो बना दी उन्होंने। अब चलो वो मुद्दा अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं हम, क्या हुआ है, क्योंकि पूरा डिस्कस करना हमने। एक तो ये पूरा सीक्वेंस जो आपको याद होना चाहिए इधर तक, पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा ये है इसमें कोई ड्रॉबैक थी, उसको कंप्लीट करने के लिए 1912 में एक्ट लाया जिसका नाम था कोऑपरेटिव क्रेडिट को हटा दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो ये है। अब ये जो पहला ये आया, दूसरा ये, तीसरा याद रखना 1919 में प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, 1942 में मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, 1958 में एनडीसी ने रिकमेंड किया, एक नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जिसने बोला कि नेशनल कोऑपरेटिव बनाओ, नेशनल पॉलिसी बनाओ कोऑपरेटिव की, वो नहीं बनी भाई साहब। 1984 में जाके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया, और यही पॉलिसी जो है 2002 में जाके बनी, नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव। ओके, और 2011 में लास्ट में जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया। अब इसको भी स्क्रैप कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला ये दिस इज नॉट अ गुड, वो भी हम मुद्दा पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में, टेंशन लेनी है आपने। देखो भाई साहब, अब दूसरा ये है कि हाउ आर द कोऑपरेटिव प्रेजेंटली गवर्न इन इंडिया। तो आज की डेट में अगर बोलेंगे व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नेंस में कि ये आज की डेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी चल कैसे रही है। तो एक तो आपको पॉइंट याद रखना, कोऑपरेटिव जो है वो आती है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, कितनी फेडरल अगर बोलेंगे फेडरल लिस्ट आती है, फेडरल लिस्ट जो है वो 3 प्रकार की है। ओके, एक तो आ गई यूनियन लिस्ट, एक आ गया स्टेट लिस्ट, एक आ गया कंकरेंट लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट मतलब हो गया कि जिसमें खाली यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बारे में लॉ बनाएगी उस सब्जेक्ट के लिए। स्टेट लिस्ट हो गया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट हो गया जिसमें स्टेट का भी योगदान होता है, यूनियन, दोनों उस सब्जेक्ट पे लॉज बना सकते हैं। ठीक है, अब जो कोऑपरेटिव बनाई गई ये इसको रखा गया था स्टेट लिस्ट में। ठीक है, शेड्यूल 7 में, क्योंकि शेड्यूल 7 में तो आती है ना फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट जो आती है वो सारी किस में आती है, 7 शेड्यूल में आती है, 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कोऑपरेटिव को रखा है स्टेट सब्जेक्ट में, पहला पॉइंट याद रखना चाहिए। दूसरा जो है फार्मिंग कोऑपरेटिव इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। 2011 में जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें इसको क्या बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है स्टेट लिस्ट है, 7 शेड्यूल में है। दूसरा फंडामेंटल राइट है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में लाया है। थर्ड डीपीएसपी में भी रखा गया, इसको डीपीएसपी में लिखा गया है, वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। लिखा गया है
प्रमोशन ऑफ कॉपरेशन इज आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव टू द स्टेट मेंशन अंडर द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल कौन सा है? 43B। ओके, तो इसमें रखा गया है इसको, किसको? कोऑपरेटिव को। फिर आ गया एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एक तो 2002 में एक नेशनल लेवल पे पॉलिसी आई थी कोऑपरेटिव के लिए, तो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट भी आया है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए कि कौन सा है। ओके, ये जो है भाई साहब, क्या हो गया इसको, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 आया। इसमें लिखा क्या गया है, इसमें इनका काम क्या है मेनली, प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी विद ऑपरेशन इन मोर देन वन स्टेट। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मोर देन वन स्टेट में चल रही हैं वो इस एक्ट के अंडर आएंगी, बस ये लिखा गया है इसमें। ओके, देखो नेक्स्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर कैसे चलता है। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना, पढ़ना नहीं, मैं पढ़ाई देता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे है, मतलब ये हुआ कि जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी होंगी, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, उनको क्रेडिट कैसे दिया जाएगा, पैसा कैसे मिलेगा। देखो भाई साहब, दो फॉर्म में दिया जाता है, एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो गया कि लेस देन 1 ईयर, ओके, मोस्टली 1 ईयर के से कम, और अगर तुम्हें 3 साल के लिए लोन लेना है, 5 साल के लिए लेना है, 10 साल के लिए, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, तो वो आ गया लॉन्ग टर्म इधर। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो फार्मर होते हैं उनका सीजन क्या होता है, राबी हो, खरीफ क्रॉप्स हो, ज़ैद क्रॉप्स हो, तो वो 6 महीने का ही उसी में फसल उग जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ सोसाइटी जिनको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है पैसा, तो लॉन्ग टर्म की वाली सोसाइटी इधर जाएंगी, शॉर्ट टर्म वाली इधर जाएंगी, और एग्रीकल्चर वाले होंगे तो मोस्ट ऑब्वियसली वो कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट वाले में। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट 3 टाइप स्ट्रक्चर है। इसमें क्या आता है, स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज लेवल पे। स्टेट में आता है या तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोल सकते हो या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोल सकते हो। फिर आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलोगे। ठीक है, DCCB, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। उसके नीचे आता है पैक्स, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो ये तीनों का ऐसे रहता है। ठीक है, जब भी पैसा नबार्ड देगा ऐसे आएगा, पैसा स्टेट के पास, फिर उसके बाद सेंट्रल DCCB को मिलेगा, ये देगा पीछे नीचे जाके पैक्स को। ठीक है, ये सीक्वेंस एग्जैक्टली ऐसे याद कर देना आपने कि शॉर्ट टर्म में पैसा कैसे जाता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर में 2 टायर सिस्टम है, यहाँ पे 3 टायर सिस्टम है, यहाँ पे 2 टायर सिस्टम है। इसके लिए यहाँ तो स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक बनाए गए हैं, जिसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है SCARDB या फिर SCC, या फिर इसके नीचे डायरेक्टली प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देख लेनी है आपने। तो ये 2 टायर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसमें पैक्स आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या आता है, स्टेट और सेंट्रल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये चल कैसे रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कोऑपरेटिव बैंक चल कैसे रहे हैं। ओके, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम, दे आर प्राइमरली मैंडेटेड टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। मोस्टली ये क्या है, किसको देते हैं कोऑपरेटिव बैंक वाले पैसा, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर वाले हों, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। इट कंप्राइजेस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर्स। द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर्स ऑपरेट 3 टायर सिस्टम, जो कि मैंने बता दिया है। 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। शॉर्ट टर्म में क्रेडिट जो होता है किस फॉर्म में होता है, वो 3 टायर स्ट्रक्चर में, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी में। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 2 ही प्रकार का, स्टेट या फिर सीधे विलेज लेवल पे। ओके, पैक्स जो होते हैं ये विलेज लेवल पे बनते हैं। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो पैक्स जो रखा गया है, जो ये वाले बैंक, ठीक है, इनको ना RBI की रेगुलेशन के अंडर रखा ही नहीं गया है। ठीक है, जितने बाकी बैंक हैं उनको रेगुलेशन कौन करता है, RBI। बैंक RBI रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, 1949 वाला, कि RBI जो है रेगुलेट करता है बैंकों को, लाइसेंस प्रोवाइड करना, किसी को बंद करना, वाइंड करना, सारा काम किसका है, RBI का, क्योंकि यही एक क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो पैक्स को जो है, ये पैक्स ये वाला, इसको आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रखा गया है, एंड इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द RBI। काफी इंपॉर्टेंट है कि ये वाले बैंक, ये भी इसको रेगुलेट कौन करेगा, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक उनको कौन रेगुलेट करेगा, RBI, बिकॉज RBI इज अ अल्टीमेट रेगुलेटर। जब भी ऑप्शन आएगा अल्टीमेट रेगुलेटर, तो अल्टीमेट रेगुलेटर कौन आएगा, वो आएगा RBI। ओके, और इमीडिएट रेगुलेटर कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा हूं, तो कोऑपरेटिव बैंक में इमीडिएट जो रेगुलेटर आता है वो NABARD आता है। ओके, वो भी पढ़ा देता हूं मैं थोड़ी देर के बाद।
कोऑपरेटिव बैंक्स का भी अलग से पढ़ा दूंगा मैं, लेक्चर को आने तक देखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर डीसीसीबी, ये वाले, ये और ये दोनों जो है रजिस्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये कहाँ रजिस्टर होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनको रजिस्टर कहाँ किया जाता है दोनों को। इसको मैंने बता दिया आरबीआई की प्रीव्यू में नहीं आता है, लेकिन ये तो आते हैं ना, बट इनको रजिस्टर कहाँ किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डीसीसीबी आर रजिस्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तो इनको कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई करेगा, अंडर द प्रीव्यू ऑफ आरबीआई रहेगा, ठीक है। बट पैक्स जो है आरबीआई के अंडर ना रेगुलेशन में है ना उसको रेगुलेट करता है आरबीआई, ओके, इसको प्रीव्यू से बाहर है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लेटेस्ट डाटा ये, ओके। रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, पावर हैव बीन डेलीगेटेड टू द नबार्ड, और पावर किसको दी गई है रेगुलेट करने के लिए, वो नबार्ड को भी दी गई है अंडर सेक्शन 35(6) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर सेक्शन 35(6) जो है उसके थ्रू नबार्ड को भी पावर दी गई है भाई साहब कि तुम भी रेगुलेट करो कुछ बैंक को, खाली आरबीआई नहीं करता रहेगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि सेक्शन 35(6) के अंडर नबार्ड को भी पावर दी गई है रेगुलेट करने के लिए। किस किस के लिए दी गई है देखना आपने, BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ओके, इसमें ये पावर दी गई है, ये देखनी है आपने। टू कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ओके। फिर आ गया प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके, बड़े ध्यान से देखना है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आल्सो रेफर टू एज ए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके। कैटर टू फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कस्टमर्स इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर प्राइमरली रजिस्टर्ड एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द प्रोविजन ऑफ ईदर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो इनको रजिस्टर करना पड़ता है, सबसे पहली बात है ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे इनको रजिस्टर करना पड़ता है कहाँ पे, या तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की क्यों करना पड़ता है, अगर कोई बैंक मोर देन वन स्टेट में है तो उनको मल्टी स्टेट में करना पड़ता है, अगर कोई बैंक खाली एक ही स्टेट में है तो उसको स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में करना पड़ता है रजिस्टर, ठीक है। मोर देन वन स्टेट अगर कोई बैंक चल रहा था तो ऑब्वियस बात है कि वो कौन सा पर कोऑपरेटिव बैंक वाला पर, यार ना, बाकी बैंक ऐसे नाम से हर जगह चलते हैं, ओके। बस बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को या तो इधर रजिस्टर करना पड़ता है यहाँ ये रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन रजिस्टर तो चलो इधर करेंगे, वो उनका काम ही है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाकर रजिस्टर करना, लेकिन मेन बात है रेगुलेट कौन करेगा भाई साहब, आपके सिलेबस में ही रेगुलेट लिखा हुआ है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन करेगा, आरबीआई अल्टीमेट रेगुलेटर। दूसरा आ गया नबार्ड, नबार्ड को पावर कहाँ से मिली है, वो भी मैंने बताया 1949 रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 36, ओके 35 जो अभी हमने पहले पढ़ा, उसके थ्रू नबार्ड को भी पावर दी गई है, आरबीआई भी है और स्टेट रजिस्ट्रार को भी मिलती है, ठीक है, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको भी मिलती है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। भाई साहब नेक्स्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए न्यू कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है, विशाल की बुक जब आई थी तब बनी थी ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, और शायद उसके बारे में इतना ज़्यादा डाटा नहीं दिया होगा उसमें, अगर दिया है तो ओके, लेकिन आपने याद रखना है कि अभी जो न्यू मिनिस्ट्री बनी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ओके, इसको हेड कौन कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, ठीक है। न्यू मिनिस्ट्री बना दी गई है, अमित शाह इसको हेड कर रहे हैं, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले जो ये कॉर्पोरेशन जो कॉपरेटिव आता था किस मिनिस्ट्री के अंडर आता था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये वाला किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। मिनिस्ट्री कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये मिनिस्ट्री थी, डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। आज की डेट में क्या बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटिव। कौन हेड कर रहा है, अमित शाह, ओके, ये उन्होंने स्टेप लिए हैं। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही ज्यादा, अति मतलब जो नहीं भी बोलो काफी ज्यादा, आप बोलोगे 110% ये पेपर में आपको दिखेगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपने देखना है। और है हुआ क्या है इसमें, हुआ क्या है भाई साहब कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 में, वैसे आप बोलोगे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया कब, 1949 में, और
आरबीआई को जो है पावर दी गई है वो ही रेगुलेट करता है सारे बैंक। इंडिया का कोई भी बैंक है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक मतलब हो गया फॉरेन में जाके नहीं, फॉरेनर के जो बैंक इंडिया में है उनको कौन रेगुलेट करेगा भाई? आरबीआई करेगा। तो प्राइवेट बैंक को उनको भी आरबीआई करेगा। जे एंड के इज अ प्राइवेट बैंक, उसको भी कौन रेगुलेट करेगा? उसको लाइसेंस किसने दिया? आरबीआई ने दिया भाई साहब। तो याद रखना है, सबको रेगुलेट करना है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके लिए एक्ट बनाया ना, एक्ट के बिना तो कोई चीज नहीं चलेगी ना। तो बैंकिंग रेगुलेशन BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर ही काम होता है। लेकिन इसको क्या किया गया है? अमेंड किया गया है, चेंज किया गया है। क्यों किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, तो 2020 में न्यूज में था, तो ये करंट अफेयर आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो डायरेक्टली आने का बनता ही है। देख लेते हैं क्या इसमें किया क्या गया है। इट गिव्स द आरबीआई पावर टू सुपरसीड द बोर्ड ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड होंगे उसको क्या करता है? सुपरसीड कर सकता है। इन केस कोऑपरेटिव बैंक्स में कोई फ्रॉड चल रहा है, कोई मतलब प्रॉब्लम आ गई है, फंड सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा, जहां पे आरबीआई को लगेगा कि ये कोऑपरेटिव बैंक फेल होने के कंगार पे है, तो क्या कर देगा? सुपरसीड कर देगा उसके बोर्ड को। ओके, जैसे अभी चल रहा है पीएमसी। ठीक है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में फ्रॉड हुए, बहुत सारे घोटाले हुए, और इसको क्या कर दिया है? आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी इसके ऊपर कि विड्रॉल, जो भी लोग हैं इसमें क्या करें, विड्रॉल नहीं कर सकते हैं इतने से इतने अमाउंट। लेकिन अभी इसको क्या है, फिर से क्या कर दिया गया है? दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। कौन से बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है वो हमने टेस्ट सीरीज में कर दिया है क्लियर कि किस बैंक के साथ। ठीक है, वो है यूनिटी फाइनेंस करके कुछ है। ठीक है, उसमें इसको मर्ज कर दिया गया है पीएमसी को। ठीक है, वो आपने याद रखना है। अब इसमें क्या है, इट आल्सो, अब इसमें पावर क्या मिली? एक तो देखो आरबीआई को पावर मिली, किसका? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई को पावर मिली। पहली पावर क्या कि ये सुपरसीड करता है बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स को। दूसरा, इट आल्सो एनेबल्ड मर्जर एंड कंस्ट्रक्टिंग द बैंक्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इन द पब्लिक इंटरेस्ट मतलब हो गया क्योंकि पैसा तो अल्टीमेट किसका है? लोगों का है बैंक में। तो उसको क्या कर सकता है? आरबीआई के पास पावर है कि वो मर्ज कर सकता है, रिस्ट्रक्टिंग कर सकता है बैंक का। तभी तो पीएमसी जो है 2019 में न्यूज में था, फ्रॉड में था, उसको अब जाके मर्ज कर दिया। ठीक है, तो किस बैंक में मर्ज किया है तो वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, चेक करना आपने गूगल पे जाके। ठीक है, वैसे मैं बता ही दूंगा, टेस्ट सीरीज में बताए हुए, बट आपको देखना है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो अलाउड टू रेज मनी बाय पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज वेल एज unsecured ventures with the central banks note. Currently access to capital for the cooperative banks is limited. ठीक है, तो access to cooperative is banks is limited हो चुकी है। लेकिन ये जो एक्ट आया भाई साहब, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एक तो क्या मिला? आरबीआई को पावर मिली, पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। आरबीआई को क्या पावर मिली कि वो सुपरसीड कर सकता है किसको? बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा ये बोला कि ये कभी भी मर्ज कर सकता है, कौन? आरबीआई को। अगर उनको लगे कोऑपरेटिव बैंक काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है बैंक की पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो इसको क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। किया, यस किया, पीएमसी बैंक को मर्ज किया भाई साहब अभी रिसेंटली 2021 में। न्यूज देखो, न्यूज भी देखा करो। और एप्लीकेबल कहाँ है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ एप्लीकेबल होगा वो हमें पढ़ते हैं भाई साहब। ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल कहाँ पे होगा ये आपने पढ़ना है। तो देख लीजिएगा, ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स पे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स पे और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, सब पे एप्लीकेबल होगा, सब पे लागू होगा। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 वाला आया है, अमेंडमेंट आई है उसकी, ये सब पे लागू होगा, चाहे वो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो। लेकिन एक बैंक पे नहीं होगा, वो कौन सा होगा? बट नॉट ऑन द पैक्स। समझ गए? तभी तो मैंने पहले बोला था इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब क्यों? क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के परव्यू से बाहर था, इस पे ऊपर कोई रोल नहीं है किसका? आरबीआई का। इस पे रेगुलेशन आरबीआई की नहीं है। ओके, तो इसलिए इसको क्या किया? नॉट, ये सारे पे एप्लीकेबल होगा, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक पे भी, अर्बन पे भी, स्टेट पे भी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पे भी, लेकिन पैक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आरबीआई का जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 है क्या वो पैक्स के ऊपर एप्लीकेबल है? तो नो, आंसर इज नो।
बट नॉट टू द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हुज मेन बिजनेस इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। दो चीज़ों पे नहीं लगेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 वाला, एक पैक्स के ऊपर नहीं होगा, दूसरा जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। ओके, यही दो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये 97th अमेंडमेंट हुई है और सुप्रीम कोर्ट की अभी वर्डिक्ट भी आई है। तो ये वर्डिक्ट क्या आई है, क्या मुद्दा है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी ये किसको लेके थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके थी। कब आई थी, 2011 में। अब 2000 में आई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों सुप्रीम कोर्ट को आके बोलना पड़ा कि ये सही नहीं है, गलत है, वो सारी चीजें देखनी है हमने। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट relates to the effective management of cooperative society in the country. The change in the constitution has amended article 19(1)(c), 19(1) clause 1 और c, ये इसमें जोड़ा गया है। to give the protection to the cooperative and inserted article 43 and part 9। ये मैंने बोल दिया, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14(3)(b) DPSP में भी और पार्ट 9 में भी, ठीक है, 9(b) में भी रखा गया। टोटल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कितने हैं, 22 क्या पार्ट्स। ओके, शेड्यूल कितने हैं शेड्यूल आपके कितने, 12। ओके, शेड्यूल 12 है ना, यस 12 ही है। ओके, तो आर्टिकल 43 में बी में जोड़ा गया, DPSP में भी और पार्ट 9(b) में भी जोड़ा गया और आर्टिकल 19(1)(c) में भी जोड़ा गया। कब जोड़ा, 2011 में, ठीक है। अब लिखा क्या गया है आर्टिकल 19(1)(c) में, 43 में भी, और इसमें क्या लिखा है ये आपकी स्क्रीन पे पढ़ लेना आराम से। क्या क्या है, इट गारंटी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। ऑब्वियस बात है कि रिस्ट्रिक्शन तो होगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है इट इज नॉट एब्सोल्यूट ना, जस्टिसेबल है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं बट नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। सर्टेन रिस्ट्रिक्शन होती ही होती हैं चाहे कोई भी फंडामेंटल राइट हो। Article 43(b) it says that state shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, professional management of the cooperative society। ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। पार्ट 9 में भी इसको जोड़ा गया है, बस इतना बोला है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो अमेंडमेंट आई 2011 वाली, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भाई साहब कि 2011 की जो आपने अमेंडमेंट लाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके, उसमें जो आपने बातें लिखी वो ठीक है, लेकिन कम से कम इसमें ये है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करते हो तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 368। ओके, आर्टिकल 368 लक्ष्मीकांत खोलते देखोगे उसमें लिखा हुआ है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से होती है, आर्टिकल 368 में। बट इसमें भाई साहब एक इसके सब क्लास 2 में ये भी लिखा था कि कम से कम हाफ स्टेट की रेटिफिकेशन लेनी है, उनकी मंजूरी तो लेनी है। अगर आपको ये लॉ पास करना है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आपको कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन लेनी है। हाफ ऑफ स्टेट ऑफ रेटिफिकेशन मतलब क्या होगा भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल 28 स्टेट्स हैं तो कम से कम 14 स्टेट की रेटिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ ये लॉ पास करना है। लेकिन उस टाइम में हाफ ऑफ स्टेट की रेटिफिकेशन नहीं ली गई इसको लेके, अमेंडमेंट एक्ट को लेके। बिल तो पास हो गया, एक्ट भी बन गया, बट ये रेटिफिकेशन नहीं ली गई थी। ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्टेट की रेटिफिकेशन नहीं ली गई थी। स्टेट क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ स्टेट सब्जेक्ट ना। जब स्टेट सब्जेक्ट है, तुम स्टेट की बात नहीं मान रहे हो तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट तो आएगी ना। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट ही तो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचा के रखती है। तो मेन बात यह है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आई थी अमेंडमेंट, इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन एक बात ये बोल दी गई कि ये एक्ट रहेगा किसके लिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक्ट रहेगा, लेकिन स्टेट के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। ये एप्लीकेबल। अब ये कब किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अभी ये मुद्दा पका हुआ है, ये चलता रहेगा, जब भी इसका आएगा कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेकिन तब तक तो यही पढ़ना है ना आपने। एग्जाम में तो अभी यही पूछा जाएगा ना, और ये पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पुराना क्या मुद्दा है वो। ये नहीं कि कुछ ये भी नहीं पढ़ा और ये भी नहीं पढ़ा, पढ़ना दोनों है। अगर इसमें से आ गया तो टिक कर देना, इसमें से आ गया क्या बोला बस वो देखना आपने। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट कोऑपरेटिव इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट विदाउट गेटिंग इट रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही बात बोली उन्होंने ना, जो मैं बोल रहा था कि आर्टिकल 368 सब क्लास 2 में ये लिखा गया है कि हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन लेनी,
तो इन्होंने उस टाइम में नहीं ली। ये मुद्दा एक बोला, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला अभी रिसेंटली, कब का है ये अभी 2021 में बोला है इन्होंने। ओके, अब नेक्स्ट जो है, hence in the majority judgment of the Supreme Court held that cooperative society comes under the exclusive legislative power of state legislature। तो किस में आता है? एक्सक्लूसिव पावर किसकी है? स्टेट लेजिस्लेचर की है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी किस क्या है? इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये उन्होंने बोला। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मुद्दा जो बोला कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Constitution is operative only in so far as it's concerned the multi-state cooperative societies with both within the various states and the union territory। चाहे वो यूटी हो चाहे स्टेट्स हो, जहां पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होगी वहां पे ये पार्ट 9B लागू होगा। इट इज वैलिड, ये वैलिड है, बट जहां पे सिंगल स्टेट होगी वहां पे ये वैलिड नहीं है, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, लेकिन जब ये आएगा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वहां पे ये डाटा अपने फॉर्डर मटेरियल याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट की आएगी बात तो रीजन क्या था कि हाँ रेटिफिकेशन नहीं ली गई थी, और आपको ये भी पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी अमेंडमेंट करते हैं तो किस आर्टिकल का यूज किया जाता है। और ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं? आर्टिकल 368 सब क्लास बी में, कि स्टेट की रेटिफिकेशन इतनी लिखनी होती है। ओके, ये था सारा मुद्दा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये थी पूरा एवोल्यूशन किसका? इंडिया का। कहाँ वो स्टार्ट हुआ था? 1876 फमाइन कमीशन, उसके बाद हमने पढ़ा 1904 भी, 1912 भी, 1942 भी पढ़ा, 1984 भी पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा? 2002 भी पहुंचे, उसके बाद 2011, और अब आ गया 2021। ठीक है, ये सारा एक मुद्दा था जो हमने पढ़ा। यही आपकी हिस्ट्री है। ठीक है, जो आपका लिखा हुआ है हिस्ट्री, ये वाली हिस्ट्री लिखी गई है आपके सिलेबस में, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव इन इंडिया और वर्ल्ड। वर्ल्ड में हमने पढ़ लिया, उतना ही सफिशिएंट है जितना पढ़ा हमने। बाकी बुक में दिया, विशाल की बुक में पढ़ ले या फिर मेरे लेक्चर देख लें फुल वाले, वहाँ पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए इतना ही सफिशिएंट था। और बीच में डिटेल जो प्रोविज़न पढ़ने हैं आपके 1904 और 1912 वाले एक्ट के, वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, वो आपने वहाँ देख लेने हैं। ओके, बाकी जो जो कसर रहेगी वो हमने टेस्ट सीरीज में कवर कर दी है ना। नेक्स्ट जो है नेशनल लेवल पे ये पता होना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट की इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। लेकिन आप देखो कोऑपरेटिव मूवमेंट तब तक नहीं चल सकती जब तक क्या है, हम कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या बनाया? सबसे पहला इंस्टीट्यूशन बनाया इंडिया में, जिसका नाम था NCUI। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया कब बनी भाई साहब? ये बनी 1929 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव के लिए कोई यूनियन बनाई, आपको पता नहीं हो, एग्जाम में आ जाए, समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है कि नेशनल लेवल पे कौन सी कोऑपरेटिव यूनियन बनाई है कोऑपरेटिव के लिए। तो पहली बनी थी 1929 में, NCUI, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज अ पैक्स ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। समझ रहे हो? तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट जो है वो एक तो NCUI, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया 1929 में बनी। इसका मेन मुद्दा क्या है? जब पता ही चल रहा है आपको नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन है, तो नेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव के लिए जो यूनियन बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका नाम है ये। ठीक है, दूसरा बनी है नेफेड। नेफेड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ओके, नेफेड की फुल फॉर्म। और कब बनी है? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1958 एंड इट प्रेजेंट द एंटायर मार्केटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल लेवल पे। जब नाम इसका पता चल रहा है आपको कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर क्या करेगी? एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मतलब हो गया मार्केट को कैसे चलाना है एग्रीकल्चर के लेके, तो वो क्या पड़ेगा? रिप्रेजेंट एंटायर मार्केटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल लेवल पे बनेगा। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फेडरेशन का? टू असिस्ट द मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स इन द स्टेट टू डेवलप द मार्केटिंग बिजनेस एंड टू हेल्प देम टू रेंडर बेटर सर्विस टू द मेंबर्स। ये मुद्दा था। फिर बना NCDC, नेशनल लेवल पे बॉडी जो बनी हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव के लिए। ठीक है, तो वो बनी थी, बना जो है वो 1963 के एक्ट के थ्रू। ओके, ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1963 में, और NCDC का उद्घाटन हो गया, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, इनका काम क्या है वो हम देख लेते हैं। इनका काम मेन मुद्दा है किसका? NCDC का फंक्शन क्या है वो पता होना चाहिए आपको। इनका मेन मकसद होता है प्लानिंग, प्रमोटिंग द प्रोग्राम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रोडक्शन करनी है, कैसे प्रोसेसिंग करनी है, कैसे स्टोरेज करना। जैसे वेयर हाउस बनाने हैं, स्टोरेज मतलब क्या? वेयर हाउस करना, वेयर हाउस बनाने हैं, तो वो कैसे करेगा काम, कैसे NCDC वाले पैसा देंगे ना कोऑपरेटिव सोसाइटी को वेयर हाउस बनाने के लिए या फिर कोल्ड स्टोरेज प्लांट बनाने के लिए,
मार्केटिंग कैसे चलेगी वो करने के लिए। तो ये सारा काम किसका है? शुगर मिल वालों को भी देंगे, कोऑपरेटिव वालों को भी देंगे, वेविंग मिल वालों को भी देंगे। किसी को अगर लोन चाहिए, सब्सिडी चाहिए, वो भी कौन प्रोवाइड करता है? एनसीडीसी। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी अभी चल रही हैं एनसीडीसी की स्कीम्स। ठीक है, पोल्ट्री फार्म वाले जो होते हैं उनको पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, ताकि आप अपना बिजनेस सेट करें। ओके, चलो अब सम अप कर देते हैं जितना हमने पढ़ा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्या क्या था? एक तो प्रिंसिपल आपने याद कर देने सारे। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? 7 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, जो आईसीए ने अडॉप्ट किए हैं 1995 में। तो ये एक बार याद करने ने सब कमेटी के वैसे याद हो जाएंगे। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कौन कौन से? ए डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जरूरी है, ऑटोनॉमी इनको चाहिए और इंडिपेंडेंस चाहिए, एजुकेशन ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन जरूरी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव के लिए। कॉपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स, कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, ऑल दिस आर द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। टाइप्स हमने पढ़ी अभी रिसेंटली, वो क्या थी? टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन सी है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव जो प्रोड्यूसर का काम करेंगे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो कंज्यूमर के लिए काम करेंगे, रीजनेबल रेट पे देंगे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मतलब पैसा देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वो वाली जो मार्केटिंग कैसे संभालनी है उसके लिए, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा जिसमें हाउस बना के देंगे वो और इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उनसे पैसा लेंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को बहुत सारे फार्मर जो है जुड़ के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे और अपना सिस्टम चलाएंगे, फर्टिलाइजर कैसे लाना है, खेत में सारी चीज़ें कैसे करनी, सारे फार्मर एक दूसरे की मदद करते हो तो बन जाती है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। देखो भाई साहब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये आपको पता चला है हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट बिगन का कहाँ हुई? 1844 इन ब्रिटेन बाय द 28 वेबर। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे अगर बोलोगे ना तो 1830 में फ्रेंडली सोसाइटी बनी, इससे पहले भी कोई सोसाइटी चली, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही है। जो चीज़ सक्सेसफुल नहीं रही उसको लोग याद नहीं रखते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ मैं? जो भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है कभी भी, कोई भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जैसे मेरा यूट्यूब का एक्सपेरिमेंट था, सक्सेसफुल हो गया थोड़ा बहुत ही, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो अल्टरनेटिव कुछ और जाता ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब वो सक्सेसफुल नहीं होती है तब तक वो उसकी पीछे वाली चीज़ें हटा दी जाती हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से पहले भी चल रही थी लेकिन उसको याद नहीं किया जाता है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो है वो 1844 के बाद वाली इंपॉर्टेंट है। तो वो सबसे पहले है रॉसडेल इक्विटेबल पायनियर सोसाइटी, जो कि फादर ऑफ कॉपरेशन ने स्टार्ट की थी, रॉबर्ट टाउन ने। ओके, बाकी वाले भी बंदे ऑन को फादर ऑफ कॉपरेटिव अभी जैसे रेफसन है, रेफसन के प्रिंसिपल भी अलग अलग से हैं। ठीक है, और रेफसन को भी शुल्स वगैरह जो भी हैं जिन्होंने योगदान दिया हुआ है इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी पढ़नी है बट इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो आपने अगर पढ़ने हैं तो वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में लेक्चर पढ़े, वहाँ जाके पढ़ लें, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को दिखा लास्ट में वो यही वही डिस्कस करूंगा ना मैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट फर्स्ट बिगिन इतना ये हमने पढ़ दिया, और 19th सेंचुरी में फुल फ्यूल हुआ ड्यू टू मास प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और इंडिया में कब स्टार्ट हुई? इंडिया में ओरिजिन कोऑपरेटिव मूवमेंट का अंडर द मद्रास फमाइन 1876 में हुआ। ठीक है, और इंडिया में एवोल्यूशन कैसे हुआ ये हमने पढ़ दिया कि एवोल्यूशन जो इंडिया में वो कैसे हो रहा था, ये हमने अभी पहले ही पढ़ा है कि कैसे कैसे हुआ है। एक तो 1904 में फर्स्ट लेजिस्लेशन पास हुआ इंडिया में जिसका नाम है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। फिर 1912 वाला एक्ट आया जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बन गए। ठीक है, जो इसकी कमी थी उसको पूरी की। 19 में प्रोविंशियल सब्जेक्ट, 84 में मल्टी स्टेट और नेशनल पॉलिसी लाई 2002 में, और 2011 में फंडामेंटल राइट भी बना दिया और डीपीएससी में भी इंक्लूड कर दिया गया इसको। ओके, अब प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कोऑपरेटिव इन इंडिया। अब क्या क्या चैलेंज मिल रहे हैं इस टाइम में, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू के लिए भी काम आएंगे। ये पॉइंट है ये आपको इंटरव्यू में काम आएंगे कि व्हाट आर द, बताओ एवोल्यूशन कैसे हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, और क्या क्या चैलेंज है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, क्या क्या फायदे क्या है, न्यू मिनिस्ट्री बनी है तो कैसे बनी, ये सारे पॉइंट मेंस इसमें काम आते हैं। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। ओके, तो इसमें जो चैलेंज फेस करती है आज कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है लेक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट, स्क्यूड जियोग्राफिकल पेनिट्रेशन, ऑपरेशनल चैलेंज भी रहती हैं, फंक्शनल वीकनेस रहती है, ड्यूल जो है कंट्रोल रहता है, सिंकिंग बैलेंस शीट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स, ये कहीं ना कहीं क्या रहता है? ड्यूल कंट्रोल हो गया कि अलग अलग कंट्रोल रहता है इसका। ठीक है, तो ड्यूल कंट्रोल जैसे आरबीआई भी कंट्रोल कर रहा है, रजिस्ट्रार भी कर रहा है और नबार्ड भी कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। तो वो जो है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं? ओके, अब गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं भाई साहब वो देखने के लायक हैं। ये आ गया जो स्टेप लिए गए हैं आज की डेट में, ये जो चैलेंज है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फेस कर रही हैं, अब इसी को फेस करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए। एक तो देखो भाई साहब, एक तो मिनिस्ट्री बना दी गई, न्यू मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, और दूसरा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था जो
अमेंडमेंट एक्ट 2020 उसको भी चेंज कर दिया गया है, मेनली किसके लिए, कोऑपरेटिव बैंक को अपने कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के, ठीक है। स्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफ आरबीआई ये तो चल ही रही है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाई गई है, ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ की इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, और कुछ इंस्टीट्यूशन को भी बनाया गया है ताकि वो क्या करें, प्रमोट करें कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये सारे जो चैलेंज थे, इसको स्टेप जो जो लिए गए हैं वो ये हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो भी देख लेते हैं, और वे फॉरवर्ड क्या है आज की डेट में कि क्या क्या हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव, क्या फ़ायदे हैं। एक तो एनहांसिंग सोशल कोहिजन को ये इंपॉर्टेंट देता है, सोशल इंपावरमेंट होता है, सोशल इंपावरमेंट हो गया मतलब सोशली जो है इंपावरमेंट होता है कोऑपरेटिव अगर का जो फायदा है, ठीक है। प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इसमें भी क्या है कि प्रमोट कर देता है किसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन को। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, तो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। प्रमोटिंग मॉरल प्रिंसिपल, तो मॉरल प्रिंसिपल तो होते ही हैं तभी तो कोऑपरेटिव चलती हैं, क्योंकि तुम्हें लो रेट पे चीज़ें बेचनी है, ओके, और हाई मार्केट प्राइस से थोड़ा कम देना है, तो कहीं ना कहीं मॉरल प्रिंसिपल ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो फ़ायदा ही रहता है मॉरली, ओके। वे फॉरवर्ड जो है, वे फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं हम, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, इंश्योर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस होनी चाहिए, इंपार्टिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, ये भी आने चाहिए। ये था आज का मेन मुद्दा। भाई साहब ये एक टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक जो है, देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, एक तो कमर्शियल बैंक होते हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मतलब हो गया 1949 वाला, ये भी जो बैंकिंग को रेगुलेट करने वाला एक्ट जो बना था, वैसे तो आरबीआई जो बना है, आरबीआई जो बना है ये एक्ट बना है 1934 के एक्ट में, और बैंक जो बना है वो 1935 में बना है, और इस आरबीआई जो है ये नेशनलाइज हुआ 1949 में, ओके। और बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई को ही पावर दी गई थी, ओके, स्टार्टिंग में जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है किस किस पे मतलब हो गया कि बैंकों को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे चलाना है। तो कमर्शियल बैंक पे तो जब आरबीआई बना था, मतलब नेशनलाइज किया था, उसके बाद पावर जो मिली थी वो इसको मिली थी आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू, ओके। तो कमर्शियल बैंक पे तो तब से एप्लीकेबल है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है। मतलब कमर्शियल बैंक कौन कौन से हुए, जैसे प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक, ये सारे किसमें, कमर्शियल बैंक में आते हैं। तो वो उस पर एप्लीकेबल है कब से, 1949 से। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक जो है इनको रजिस्टर तो अलग से भरना पड़ता, पहली बात है स्टेट कोऑपरेटिव बैंकिंग लॉज के अंडर 1965 में एक्ट के अंदर। तो ये 1965 में तो एक्ट बना है इनका, ठीक है, 1965 स्टेट कोऑपरेटिव बैंकिंग लॉज करके कुछ नाम है, ठीक है। और 1966 से एप्लीकेबल है, ठीक है। कौन सा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1966 से एप्लीकेबल होता है कोऑपरेटिव बैंक्स पे। लेकिन अब किस किस पे होता है ये आपको पता चल गया है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे भी, डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, पैक्स पे नहीं होगा, बस इतना ही है, बाकी सारे पे एप्लीकेबल होता है। पैक्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बाकी जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सब पे एप्लीकेबल होता है। ये इंपॉर्टेंट था, पता होना चाहिए। अब आपके सिलेबस में ये भी लिखा हुआ है रेगुलेटर, तो रेगुलेटर कमर्शियल बैंक जितने भी उसको रेगुलेट कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट अगर इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कोऑपरेटिव बैंक्स में कौन कौन करता है, ये सारे, ये तीनों के तीनों याद रखने की, हु इज द रेगुलेटर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, उसमें आरबीआई भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, नबार्ड भी है, और स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों कौन रेगुलेटर हैं किसके, कोऑपरेटिव बैंक्स को। लेकिन इसमें एक अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे आरबीआई के लिए इसको बोलते हैं अल्टीमेट रेगुलेटर, ठीक है। अल्टीमेट रेगुलेटर हो गया सबका बाप कौन है, ठीक है। अल्टीमेट रेगुलेटर जो है वो कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इमीडिएट जो बोलोगी, इमीडिएट लाइनें पकड़नी है आपने, इमीडिएट जो है रेगुलेटर है वो कौन है, इमीडिएट रेगुलेटर जो है वो नबार्ड है, बैंक, ठीक है, किसको रेगुलेट करने के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और स्टेट रजिस्ट्रार भी रोल रहता है, क्यों, स्टेट रजिस्ट्रार क्या होता है, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, जब भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए सोसाइटी में रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्टर कहाँ करना पड़ता है, वो तो इसी के पास जाना पड़ता है ना, क्योंकि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, सबसे पहली बात है कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, वो कभी ना कभी बनी होगी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम बैंकिंग का काम भी करेंगे, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी बनेगी, उसके बाद वो कोऑपरेटिव बैंक्स बनेगी ना, एक फ्लो है, ऐसा तो है नहीं कि सीधे जाके बैंक बना दिए, पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, फिर वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनेगी, ठीक है, उसके बाद वो कोऑपरेटिव बैंक के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठ के कोऑपरेटिव बैंक बना दे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी, पहले वो बनेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 10 मेंबर चाहिए ना,
ऐसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं बनेगी। फिर वो जाके पैसे के बारे में सोचेंगे कि नहीं यार हमें क्रेडिट भी क्या है, क्रेडिट भी हमें चाहिए, जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक सोसाइटी बनेगी। उसके बाद वो लाइसेंस लेंगे कोऑपरेटिव बैंक का, किससे लेंगे, आरबीआई से, तो बन जाएंगी वो क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। लेकिन उनको रजिस्टर पहले करना पड़ेगा स्टेट रजिस्ट्रार के पास जाके, ओके, फिर जाके वो कोऑपरेटिव बैंक के लिए बनेगा, मतलब एलिजिबल होंगे। तो स्टेट रजिस्ट्रार पे रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आरबीआई से लाइसेंस लेंगे कोऑपरेटिव बैंक का, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई से लाइसेंस लेंगे, रजिस्टर यहाँ करना पड़ेगा इनको, इसीलिए इनको बोला जाता है रेगुलेटर, ठीक है। ये लाइन पकड़नी है आपने। पीएसएल लैंडिंग, आपको पता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसी पे खाली पीएसएल लैंडिंग होती है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40 से लेकर 75 कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है, बाकी नहीं है। और शेयर जो होते हैं इनके जितने भी शेयर्स रहते हैं वो आपके रहते हैं भाई साहब 1 वोट, ये प्रिंसिपल मैकलेगन प्रिंसिपल वही है, एक मेंबर जो है 1 वोट दे सकता है, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच कैपिटल हैज कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो शेयर होल्डर, जैसे कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक में क्या होता है, जितना आपका शेयर होगा तो वोटिंग पावर उतनी रहेगी। कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक में आपका एक मेंबर एक वोट देगा, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक होगा जितना आपका शेयर होगा, अगर 50% आपका शेयर है या 51% आपका है तो क्या हो गया, मतलब कमर्शियल बैंक में शेयरिंग जो है मतलब कितना आपका पैसा है उसमें, तो वोटिंग पावर भी उसी हिसाब से होती है। लेकिन इसमें इतना ऐसा नहीं, कोऑपरेटिव बैंक में एक वोट एक मेंबर, बस यही है, ठीक है। देखो जो आरबीआई ने अनाउंस किया ड्राफ्ट स्कीम फॉर पीएमसी यूएसएफबी एमैगमेशन, तो आपको पता है कि आरबीआई का जो अभी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 आया है उसमें अमेंडमेंट की गई है कि आरबीआई कभी भी सुपरसीड कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक को। अब इसको क्या कर दिया, अमेलगमेट कर दिया, मतलब मर्ज कर दिया गया है। तो उस बैंक का नाम ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जो कि कोऑपरेटिव बैंक है महाराष्ट्र में, इनका मेन हेडक्वार्टर है, और इसको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, किसके साथ, अमेलगमेशन कर दिया गया है, वो किया गया है यूएसएफबी। तो ये क्या है, ये ब्लॉक क्या है, ये इसका है फुल फॉर्म, इधर की ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ओके, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में इसको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आपको बता देते हैं, ये हमने टेस्ट सीरीज शेड्यूल रखी गई थी, हमने रखी थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। इसका फर्स्ट टेस्ट हुआ था 16 नवंबर को, दूसरा टेस्ट 20 नवंबर को, तीसरा हुआ था 25 नवंबर को, चौथा जो हुआ था 1 दिसंबर को हो गया था, और 5th टेस्ट जो हो गया 7 दिसंबर को हो चुका था। अब लास्ट ये सारे 5 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे जो नंबर है वो दिए गए हैं 7006237006231004 पे कॉन्टैक्ट करें, ओके, व्हाट्सएप या कॉल कर दें, व्हाट्सएप डिटेल आप, ये सारे टेस्ट पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे जब आप रजिस्टर करते हैं, ओके। चार्जेस जो रहेंगे 5 नहीं 6 टेस्ट हैं ये टोटल, ओके, 6 टेस्ट जो है इसके चार्जेस 180 रुपीज़ हैं, जो कि एक मिनिमम प्राइस है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है या फिर टेलीग्राम करना है, आपको सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगी, ओके। आज के लिए इतना ही है, ये पढ़ के जाना आपने, बाकी ऑल दी बेस्ट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, नहीं आया है तब भी ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो है मैं क्या बोल सकता हूँ ओके, प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके फुल लेक्चर देख लें। ये थी शॉर्ट रिवीजन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अब क्या बोलना है, स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए कि वीडियो क्या करनी है, स्पीड में देखनी होती है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।